नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे खत्म होता लाल सलाम। दरअसल जो लाल सलाम शुरू हुआ था 1967 में कलकत्ता के नक्सलवाड़ी से, जाहिर है कि वो सपना देखने वाले लोगों को आज इस तरह की बातें सुनना थोड़ा सा असहज और पीड़ा देने वाला हो सकता है। लेकिन लाल सलाम जिन वजहों से शुरू हुआ था, कालांतर में वो वजह थोड़ी सी गड़बड़ होती चली गई और यही कारण है कि आज लाल सलाम के खत्म होने की बात हो रही है, उसकी विदाई की बात हो रही है। दरअसल सामाजिक असमानता को लेकर शुरू हुआ ये मामला, ये आंदोलन कब हिंसा में बदल गया, कब ये देश के खिलाफ हो गया, पता ही नहीं चला। और इसके चलते देश के बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल के साथियों ने जो है, हमारे देशभक्तों ने अपनी जान गंवाई और उसके चलते बहुत से लोग, कई ऐसे टैलेंटेड प्रतिभावान लोग जो इस आंदोलन में शामिल हुए, वो भी असामयिक काल के गाल में समा गए। तो नक्सलवाद जिन सपनों को लेकर शुरू हुआ था, उसको लोगों ने बदरंग होते देखा और उसका नतीजा ये है कि आज नक्सलवाद या लाल सलाम के खत्म होने की बात हो रही है और लगभग वो खात्मे की तरफ है। मध्य प्रदेश में खासतौर से हम एक दिन पुरानी बात करें तो 10 नक्सलियों ने, जो करीब 2 करोड़ 37 लाख के आसपास के इनामी थे, उन्होंने समर्पण किया और ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। या तो नक्सलवादी समर्पण कर रहे हैं या फिर वो संघर्ष में मारे जा रहे हैं। इसके बाद एक नया नाम और शुरू हुआ है, हालांकि वो नया नाम तो नहीं, लेकिन वो चर्चाओं में ज़्यादा है, अर्बन नक्सली। अब नक्सलवादियों के समर्थन में जो लोग बैठे हैं शहरों में, वो अर्बन नक्सली के नाम से जाने जाते हैं। अब इसी पर हम पूरी चर्चा में विस्तार से बात करेंगे कि नक्सलवाद तो सरकार खत्म कर रही है या उसको विदा कर रही है या उसकी समाप्ति कर रही है, लेकिन अर्बन जो नक्सली हैं उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे? क्या वो भी समर्पण के साथ शांत हो जाएंगे या किसी किस्म का नक्सलवाद शहरों में भी शुरू होगा? इसको एक तरह से नई पीढ़ी की बात, जैन जी की बात भी लोग कर रहे हैं कि ये भी एक तरह से नक्सलवाद का हिस्सा है। तो विस्तार से बात करेंगे इस मुद्दे पर। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नई दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक नागेंद्र सिंह परमार जी। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी जैन सिंह तोमर जी और IND 24 के कंसल्टिंग एडिटर योगीराज योगेश जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ करना चाहते हैं। ये आंदोलन सबको पता है, कलकत्ता में शुरू हुआ था, कलकत्ता से शुरू हुआ, फिर वो नेपाल से होते हुए मध्य प्रदेश का अविभाजित मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़, जिसे हम कहते हैं अबू जमाल दंडकारण्य, वहाँ तक पहुँच गया था और बड़ी वारदातें हुई, दिल दहलाने वाली, नक्सलियों ने भी की और फिर सरकार ने बदले की कार्रवाई में नक्सलियों के खिलाफ भी एक तरह से बड़ा अभियान चलाया। बीच में तो ऐसी भी नौबत आई थी कि क्या हेलीकॉप्टर से या हवाई हमला कर भी नक्सलवादियों को, जो जंगलों में अपने अड्डे बनाए हुए, उनको खत्म किया जाए, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई और सरकार ने, खासतौर से केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद पूरी तरह से देश से खत्म हो जाएगा। आपकी राय, ये जो नक्सलवाद सामाजिक असमानता दूर करने को लेकर शुरू हुआ था, बाद में वो बहुत सारे कारणों से बदनाम भी हुआ, उसमें नहीं कह सकते कि सारे नक्सलवादी इस तरह के रहे होंगे, लेकिन उनकी अपनी अलग सत्ता चलने लगी और उसके चलते ये कमजोर भी हुआ और उसी के चलते ये खात्मे की तरफ है। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सामाजिक ऐसा आंदोलन के बीच में कब नक्सलवाद का मूल चिंतन जो माओ से तुंग का था कि क्रांति बंदूक की नाल से होके गुजरती है, वो उसमें तब्दील हो गया। और इसकी तब्दीली में आप देखिए कि देश विरोधी ताकतें थी, वो कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट करने लग गई अलग अलग तरीके से। वरना क्या कारण है कि नक्सलियों के पास में अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा मिलता है, AK-47 जैसी बंदूकें उनके पास मिलती है, हैंड ग्रेनेड उनके पास मिलती है। एक शांतिपूर्ण आंदोलन हिंसक आंदोलन में बदल गया और ऐसा हिंसक आंदोलन जिसने जमीनें लाल कर दी खून से, इस तरह के आंदोलन बढ़ गई। आप एक चीज सोचिए कि कब इसको राज्य सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का नाम दे दिया गया, कब इसे ग्रामीण संघर्ष के जरिए और क्रांति के जरिए सत्ता हासिल करने का लक्ष्य बना लिया गया। तो ऐसे में यह आंदोलन पूरी तरीके से अपने लक्ष्य से तो भटक ही गया था और इसमें अवांछित तत्वों की जो है वो एंट्री हो चुकी थी। और आप ये मान के चलिए कि दुनिया की कोई भी सरकार हो, दुनिया की कोई भी सरकार
युद्ध का स्वागत जो है, घोषित युद्ध एक तरीके से इन्होंने छेड़ दिया था, तो उसका हाथ फैला के स्वागत नहीं करती है। युद्ध का माकूल जवाब वैसे ही दिया जा सकता है। और जो एक भ्रांतियां फैलती थी, आपने जैसा कहा कि अर्बन नक्सलवाद जो है, जिसमें लेखक है, कुछ पत्रकार है, जिसमें जो सामाजिक कार्यकर्ता है तथाकथित, वो इस तरह की बातें करते थे कि भाई खनिज, जल, जंगल, जमीन पे आदिवासियों का या उनका लोग का राज है, तो राज तो इन पे या ये संसाधनों पे जो होता है राज, वो तो सरकारों का होता है ना। आप ये देखिए कि जिस क्रांति को वो लैपटॉप पे कहिए, मोबाइल पे कहिए, वो क्रांति करती है, उसके लिए मोबाइल टावर लगाने के लिए जरूरी जो चीजें हैं, या लोहा है, अभ्रक है, भस्म है, सोना चांदी इत्यादि जो इस तरह की चीजें हैं, वो खनन से ही तो निकलेंगी। खनन के बिना विकास का रास्ता कहाँ है? ये सारी जरूरी चीजें वहीं से निकलती हैं। और अब तक हो ये रहा था कि दरअसल सरकारें उनको अपना मान के पुचकार रही थी, क्योंकि उन्होंने अग्रिम पंक्ति पे उन भोले भाले आदिवासी को खड़ा कर रखा था, तो सरकार उन्हें पुचकार रही थी। सरकार ने उनका पुचकारना बंद कर दिया उनकी मंशाएं जान के, और उनका इलाज करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए, जैसे ताश के पत्तों का महल ढह जाता है, वैसे ही नक्सलवाद का आंदोलन भी ढह खड़ा हुआ है। जब से उन सुदूर इलाकों में विकास पहुंचा है, मोबाइल पहुंचा है, शिक्षा पहुंची है, सड़कें पहुंची हैं, तो नक्सलवादियों के ठिकाने सुरक्षित हो गए। और वो जो करोड़ों रुपए के इनामी जो नक्सलवादी थे, वो किस तरह घुटने टेकते हुए नजर आए या अपने प्राणों की को गंवाते हुए नजर आए। तो ये तो इसका होना ही था। जब कोई रक्त रंजित क्रांति में कोई क्रांति बदल जाती है, और लोकतांत्रिक देश में ऐसी रक्त रंजित क्रांति का या हथियारों की क्रांति का कोई स्थान नहीं होता किसी भी देश में, जी। तो ये तो इसका हश्र होना ही था। तो ये तो इसका हश्र होना था योगीराज जी। सवाल ये कि नक्सलवाद के जब अगर हम इसके सिलसिले से बात करें तो 1967 में शुरू हुआ नक्सलवादी। कलकत्ता से हम बात करें, 1980 के दशक में ये दक्षिण भारत तक फैला। उसके बाद 1990 में ये छत्तीसगढ़, यानी मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में ये एक तरह से बहुत तेज़ी के साथ फैला और बड़ा प्रभावी हो गया। 2004 में कई नक्सली गुट एक साथ आए और फिर ये माओवादियों के रूप में तब्दील हो गए। कम्युनिस्ट पार्टी की जो माले ग्रुप है उसमें जो खून या सशस्त्र क्रांति पर भरोसा रखते हैं। इसके साथ आप देखिए कि 2004 के साथ साथ ये भी इसमें शुरू हो गया था कि नक्सलवादियों के संबंध खालिस्तान के आतंकवादियों से है, कश्मीर के आतंकवादियों से है, और फिर ये लिट्ठे से भी इनके संबंध थे। जितने भी संगठन अपने अपने देश में या अपने देश के भीतर सशस्त्र क्रांति की बात कर रहे थे, उनसे नक्सलवादियों के संबंध थे और इनका अपना एक अलग नेक्सस बन गया था। हमें लगता है कि जब पंजाब से खालिस्तान खत्म हुआ, कश्मीर से आतंकवादियों कमज़ोर पड़े, उसके साथ ही नक्सलवाद भी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। कह सकते हैं कि जाने अनजाने में जो सामाजिक समरसता लाने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, असमानता खत्म करने के लिए, ये देखते देखते देश के खिलाफ हो गया। और जब देश के खिलाफ हुआ तो फिर उसने वो सब किया जो विकास के काम में बाधक होते हैं। जल, जंगल, जमीन के नाम पर बहुत अच्छी बात होना चाहिए, आदिवासियों की बात, कल्याण की बात होनी चाहिए, लेकिन हर विकास के काम में अक्सर ये रोड़े डालते हुए देखे गए और उनकी एक समानांतर सरकार आदिवासियों के बीच में चलने लगी। आपकी राय? देखिए राघवन जी, असल में ये पूरा बेल्ट वही है जो कम्युनिस्टों का बेल्ट है। बंगाल में जब कम्युनिस्ट शासन सत्ता पर रहा, प्रभावशाली रहा, तब तक इनका भी प्रभाव रहा। और बंगाल चले जाएं, फिर उड़ीसा चले जाएं, झारखंड चले जाएं, ये पूरा का पूरा बेल्ट बोके वही है जो जहाँ छत्तीसगढ़ तक आ जाता है। मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। उन कॉमरेड सरकारों ने, कम्युनिस्ट सरकारों ने इनको प्रश्रय दिया और इसी वजह से ये फले फूले और जंगलों पर अपना हक जताते रहे। अब सामाजिक क्रांति की यदि बात ये कर रहे हैं, सामाजिक असमानता की बात कर रहे हैं, तो वो तो जंगल से बाहर आके भी बात कर सकते हैं। कितने नक्सलाइट है जो जंगल से बाहर आके जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का मूवमेंट चलाया हो। ये सब वहीं जगह जाके बैठे और उस पर उसको ये मान के चले कि जल जंगल जमीन ये आदिवासियों का हक है। निश्चित तौर पर है, लेकिन ये आदिवासी कहाँ है? ये इन आंदोलन में तो कई पढ़े लिखे तथाकथित बुद्धिजीवी शामिल हुए जिन्होंने इन भोले वाले आदिवासियों को गुमराह किया। और आप ये बताइए कि ये नक्सलाइट पूरा का पूरा मूवमेंट जिस इलाके में चलाया गया, निर्दोष लोगों की इन्होंने वहाँ हत्याएं की, तो ये कौन सा सामाजिक आंदोलन ये कर रहे थे? और जल जंगल जमीन की बात करते करते कब ये स्टेट विरोधी, देश विरोधी हो गए, ये इनको ना तो लोगों को पता पड़ा, लेकिन जब ये व्यापक रूप से सामूहिक नरसंहार करने में
लग गए, बड़े बड़े नरसंहार जब सामने आए, तब इनके असली मूवमेंट का पता पड़ा। और आप ये देखिए, जैसे जैसे देश में कम्युनिज्म खत्म हुआ, ये धीरे धीरे ये भी खात्मे की तरफ जा रहे हैं। और चूंकि केंद्र सरकार ने तो डेडलाइन घोषित करी थी, मार्च 2026 तक इनका आखिरी वक्त है, और उसी दिशा में अब ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको शेल्टर देने वाले भी खत्म हो रहे हैं। ना उस जिसको लेकर ये कम्युनिस्ट भारत में आए थे, ना वो कॉन्सेप्ट अब यहाँ बचा, और ना इनके प्रोटेक्शन करने वाले लोग बचे। तो ये अब खात्मे की तरफ है। और हमने देखा कि इनका कोई मूवमेंट, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कुछ सामाजिक आंदोलन का कोई बड़ा मूवमेंट या आपने सोशियो इकोनॉमिक कोई चेंज ला दिया हो तो आप इसके डिस्कस करने योग्य। सारे आंदोलन वो ही हैं जो निर्दोष लोगों पर जंगल पे कब्जा करो, जल जंगल जमीन की बात करो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में रोड़े अटकाओ और सामूहिक नरसंहार, ये इनके एक्टर है। योगीराज जी, दरअसल इसमें दिल्ली की हम बात करें तो बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, जो एक तरह से पढ़ाई के केंद्र है, उसके भी जो बहुत प्रतिभाशाली लोग थे वो इस आंदोलन में शामिल हुए, उसको लीड किया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये कब देश के खिलाफ चला गया पता ही नहीं चला। लेकिन ये भी है कि अभी हाल की हम बात करके हिडमा जो नक्सलवादी है, उसको जब एनकाउंटर में जब उसको मारा गया, तो दिल्ली में बहुत अंग्रेजी बोलने वाले बच्चों ने आंदोलन किया प्रदूषण को लेकर, दिल्ली की खराब हवा को लेकर। लेकिन नारे लगा दिए हिडमा के कि कितने हिडमा मारोगे, घर घर हिडमा पैदा हुआ। ये जो बात है कि कितने अफजल मारोगे, कितने हिडमा मारोगे, ये जो नारे लगाने वाले जब एक साथ खड़े होते हैं तो लगता है कि ये सामाजिक समरसता की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मकसद इनका सामाजिक समरसता का नहीं है, ये देश के खिलाफ जा रहे हैं। तो देश जोड़ने की बात जब हम करते हैं और हमारा कृत्य, हमारा एक्ट जब देश के खिलाफ होता है तो फिर इसमें थोड़ा सा पाखंड दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी बातें हैं जो इस अच्छे खासे आंदोलन को ख़त्म करने की तरफ लेके जा रही है। जैन जी, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि ये शुरू तो हुआ था सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए, लेकिन आम धारणा ये कि जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट सत्ता में आते हैं वहाँ वहाँ लोकतंत्र विलुप्त होने लगता है, क्योंकि कम्युनिस्ट जब सत्ता में नहीं होते हैं तो लोकतंत्र की बात करते हैं, और जब वो सत्ता में आते हैं तो फिर वो ताकत के जरिए सत्ता में कब्जा करने की बात करते हैं। और यही बात आप देखिए कि जो इस्लामिक आतंकवादी हैं वो भी, उनके समर्थक भी जब कमज़ोर होते हैं तो लोकतंत्र की बात करते हैं, और जैसे ही उनकी संख्या बढ़ती है वैसे ही लोकतंत्र खत्म हो जाता है, वो अपने हिसाब से बात करने लगते हैं। तो ये जो आंदोलन खत्म हो रहा है मार्च तक खत्म, क्योंकि हर चीज़ के संकेत मिलते हैं। संकेत तो यही मिल रहे हैं कि नक्सलवाद जो है वो खात्मे की तरफ है। और मैं नहीं कहता कि विदाई तो अच्छा शब्द है, बुरी बात को ख़त्म होना चाहिए। विदा तो हम घर से बेटी को भी करते हैं, अच्छे मौसम भी विदा होते तो दुख की बात होती है। तो नक्सलवाद के खात्मे के मामले में उसका मामला जो है वो दुखद है तो नहीं है, लेकिन सुखद है कि अब थोड़ी शांति आएगी। आपकी राय? राघवेंद्र जी, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरह से नक्सलवादी आंदोलन चारू मजूमदार और कनू सान्याल के नेतृत्व में 1970 के दशक में शुरू हुआ था, और वो लाल गलियारा दंडकारण उसने लगातार जो है हिंसा और रक्तपात देखा है, हम सब ने देखा है। अब अगर केंद्र सरकार ने ठान लिया है, एक समय सीमा निश्चित की है और इसको अगर समाप्त करना चाहती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि कोई विचार अगर है तो विचार हिंसा से समाप्त नहीं होता है। अगर किसी के भी पास अगर कोई विचार है और हिंसा, उसका तो कतई स्वागत हो ही नहीं सकता है। और जहाँ तक नक्सलवादी आंदोलन की बात है, तो अगर वो गरीबों के पक्ष में, साधनहीनों के पक्ष में लड़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा बीच में बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपकी अनुमति है। जी, नक्सलवादी हिंसा को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी की तरह तो नहीं कह सकते कि एक गाल पर तमाचा मार तो दूसरा कर दिया जाए। उसको खत्म करनी है तो फिर आपको बल प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो नक्सलवादी विचार को खत्म करने के लिए सरकार इसलिए बल प्रयोग कर रही है क्योंकि नक्सलवादी हिंसा पर उतरा है। तो उस नक्सलवाद के विचार को कोई ख़त्म करने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हिंसा को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो अगर नक्सलवाद का विचार देश के खिलाफ जाएगा तो उस विचार को भी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो देश के विरुद्ध है। निश्चित रूप से। इसके साथ ही एक बात जो जुड़ी हुई है कि ये जो पूरा आंदोलन है और वो बड़े धनाढ्य पूंजीपतियों के लिए वहाँ पर सहज माहौल बने, इसका प्रयास किया जाए, तो सरकार को चाहिए कि इस दिशा में अपना उत्तर दे। इसके साथ ही सलवा जुड़ू में जो लोग तेलंगाना की सीमा में गए थे और जो वापस नहीं आए,
उस दिशा पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। बेशक मुझे लगता है कि विचार करने की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ये आंदोलन शुरू किया, ये भी विचार की बात है। तो अब इसके लिए हिंसा, मार्क्सवादी ग्रुप का विश्वास ही यही है कि हिंसा के जैसे कहा कि बंदूक की नाल से सत्ता मिलती है या क्रांति होती है, तो इस विचार को तो भारत में कभी भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन 1967 से लेकर अब तक ये विचार चलाना बहुत लंबा वक्त हो गया, 33 साल माने 2000 तक, और उसके बाद 25 साल ये। तो इस लंबी अवधि को इस देश ने इस दंश को झेला है। नागेंद्र जी, सवाल बस यही है कि इनको प्रश्रय देने वाले, जो योगीराज जी ने बात उठाई थी, जो राजनीतिक दल है उसमें बैठे नक्सलवादियों के समर्थक, पत्रकारों के बीच बैठे नक्सलवादियों के समर्थक, फिर बुद्धिजीवी बने नक्सलवादी, ये एक चीज़ है जो अभी भी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि बहुत से किंतु परंतु करके लोग नक्सलवाद की बात करते रहेंगे। अलग बात है कि ये मार्च तक खत्म हो जाए, मार्च तक नहीं होगा तो 2026 के आखिर तक खत्म हो जाएगा, लेकिन हिंसा को तो खत्म होना ही है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत लंबी होती नहीं है। और जिन देशों में हिंसा हो रही है दुनिया की, में उन देशों के हाल देख लीजिए, ईरान, इराक से लेकर आप देखिए सीरिया और बाकी जगह, गाज़ा पट्टी तक की हम बात कर लें, आपकी राय? बिल्कुल राघवेंद्र जी, जैसा कि मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में भी कहा कि नक्सलवाद आंदोलन किसी भी कारण से शुरू हुआ हो, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से तो ये सत्ता पर कब्जे की विचारधारा बन गई थी और सत्ता पे कब्जे की लड़ाई बन गई थी। और कब्जे की लड़ाई भी हिंसक आंदोलन के जरिए, हथियारों के जरिए एक लड़ाई थी। सरकारें पिछले काफी समय से, क्योंकि सरकार को लगता था कि हमारे अपने ये लोग हैं, तो सरकार इन्हें लगातार पुचकार रही थी। पुचकारने का अर्थ इन्होंने ये लगा लिया था कि शायद ग्रामीण इलाकों से होके शहरी इलाकों तक हमारे को सत्ता के कब्जा के लिए सरकार हमसे डरी हुई है, हम सत्ता शहरों तक अपनी सत्ता के कब्जे को पालेंगे। लेकिन सरकार ने जैसे इन्हें पुचकारना बंद किया और इनका इलाज करना शुरू किया, तो आप देखिए कि किस तरह ये इनके ताशों का महल ढह गया, का जो इनका महल था। इसमें एक चीज जोड़ूंगा इसमें, वही सत्ताएं इनके लिए थोड़ी सी नरम थी, उदार थी, जिनका संबंध या तो कांग्रेस से रहा है या कांग्रेस से निकले हुए सत्ताधारी दलों से रहा है। कांग्रेस इनके प्रति नरम थी और उसकी नरमाहट इसलिए थी कि वो चाहते थे कि आदिवासी भी समाज में थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए, और कुल मिलाकर कह सकते थे कि एक तरह से पोषित करने के मामले में सत्ताधारी दल शामिल हुआ करते थे। उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही है। मैं बाकी दल, क्षेत्रीय दलों की बात नहीं कर रहा हूँ। क्षेत्रीय दलों की हम बात करेंगे तो फिर बंगाल में, कलकत्ता में खुद ही सरकार थी कम्युनिस्टों की, वो भी इनके समर्थन में थे। वहाँ से तो इनकी नाली वहीं गड़ी हुई थी, वहीं पैदा हुए थे ये आंदोलनकारी। सवाल यही कि कांग्रेस जब कमज़ोर पड़ी तो फिर देश में नक्सलवाद भी कमज़ोर पड़ा। मैं इसको बहुत सीधी सी बात में कहना चाहता हूँ, लोग इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ एक था, माने अविभाजित मध्य प्रदेश, तब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और उस समय नक्सलियों के बड़े बड़े हिंसा के घटनाक्रम होते थे। और तब हमने देखा कि पत्रकारों के बीच भी, मीडिया में भी और सरकार में खुद दिग्विजय सिंह जी का जो रुख होता था वो इसके प्रति नरम होता था। और जब से सरकारें बदली हैं, थोड़ी सी सख्त सरकारें आई है, इनका खात्मा शुरू हो गया है। ये मेरा इसमें कहना था। जी राघवेंद्र जी, और कांग्रेस ने तो उसका खामियाजा भी भुगता है। आप देखिए ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की एक पूरी नेताओं की पंक्ति इसकी भेंट चढ़ गई है। किस तरीके से हम भूले थोड़ी है, कुछ वर्ष पहले की तो बात है कि नक्सलियों ने जो किया, कितने कांग्रेसी नेताओं के मौत के घाट उतारा है। और सिर्फ वर्तमान सरकार इनके प्रति सख्त नहीं हुई है, इनके साथ सख्ती के साथ साथ जो बातें हैं कि जो वहाँ के आदिवासियों की और आम लोगों की जो समस्याएं थी, बातों की थी, उनके लिए कुछ विशेष केंद्रीय सहायता हो, सड़क और विकास हो, कौशल विकास हो, शिक्षा संबंधी पहल और वित्तीय सहायता हो, ये योजनाएं भी चलाई गई हैं, जिससे आदिवासियों को समझ में आया है कि अब हम विकास से महरूम नहीं है। हालांकि इनकी गति अभी उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन एक पहल है जो उनके समझ में आ रही है। सड़कें वहां बन रही है, मोबाइल टावर वहां लग रहे हैं, कनेक्टिविटी वहां पहुंच रही है, शिक्षा के जब अवसर मिल रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि जिस आंदोलन के नाम पे हमें भटकाया गया, वो आंदोलन हमें कुछ उससे हासिल नहीं होगा। अगर हमें भारत अब विकास की मुख्य धारा में रहना है, तो हमें सरकार के साथ है, जो सरकार है देश में या राज्यों में जो सरकार है, उनके साथ ही समन्वय बना के हमें आगे बढ़ना होगा ना। और अर्बन नक्सलवाद है, देखिए अब नक्सलवाद की एक कमर तो टूट गई और अर्बन नक्सलवाद भी अब फलने फूलने की स्थिति में कतई नहीं है, आप ये मान के चलिएगा। क्योंकि उनके लिए तो एक टूरिज्म था,
चाहे वो लेखक हो, चाहे पत्रकार हो, और चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, जी। जो वहां जाके जिस तरह की बातें करते थे तो विदेशों में प्रचारित कर रहे थे। तो अब मैं तो मानता हूं कि इसका हशर जो ये था ये तय हो गया, अब ये खात्मे, निश्चित तौर पे खात्मे की ओर। मैं एक छोटा सा किस्सा शेयर साझा करना चाहता हूँ। बात होगी 1993 के आसपास के, 93-94 की। मैं नई दुनिया में उस समय पत्रकार हुआ करता था। वहाँ भोपाल के पास में एक बनखेड़ी जगह है। बनखेड़ी में कुछ लकड़ी काटने वाली महिलाओं को जो वन रक्षक होते हैं उन्होंने पकड़ा। उनकी तादाद 30-35 के आसपास रही होगी। भोपाल से एक ऐसा समूह था जो इस तरह के कामकाजों में लिप्त था, और वो एक तरह से अर्बन नक्सली आज की तारीख में उनको कह सकते हैं, क्योंकि उनके संबंध उनसे हुआ करते थे। श्री गोविंद करके मेरे ख्याल से आप जानते होंगे उस इलाके में, लेकिन वो नक्सलवादी तो नहीं थे, लेकिन उनके जो कामकाज थे वो उसी अंदाज में थे। तब ये कहा जा रहा था कि भोपाल में भी नक्सलवाद आएगा, क्योंकि वो होशंगाबाद तक आ गया है। संक्षेप में मैं बताऊं, किस्सा ये था कि मुझे हमारे संपादक मदन मोहन जोशी ने उस समूह के साथ मुझे भेजा। अब उस समूह में चूंकि जो लोग थे वो दिवंगत हो गए। उसमें डॉक्टर विनोद रैना थे, एकलव्य संस्था के, अब्दुल जब्बार थे भोपाल के गैस पीड़ितों के, और फिर उसमें एक पूर्व मंत्री रावत साहब हुआ करते थे। ये इनकी टीम के साथ मुझको भेजा गया। जब मैं बनखेड़ी पहुंचा तो मेरी उन महिलाओं से बात कराई गई कि इनको फॉरेस्ट के जो कर्मचारी थे उन्होंने इनको रोका, इनके साथ बदतमीजी की और कुछ के साथ बलात्कार की कोशिश भी की। गंभीर आरोप था। मैंने उनके सामने बातचीत की। उसके बाद मैं थोड़ा सा अलग हटकर मैंने अलग से उन महिलाओं से बातचीत की, उनसे नाम पूछा, उम्र पूछा, और फिर उनसे पूछा कि क्या किसी वन रक्षक ने आपके साथ बदतमीजी की। गांव की महिला थी, समझ नहीं पाई। मैंने पूछा कि आपको छुआ था उन्होंने, क्या उन्होंने आपके साथ कोई गलत हरकत की थी। फिर मैंने पूछा बलात्कार किया था क्या, उन्होंने सबने मना किया। मैंने 2-4 महिलाओं के नाम भी लिखे, उम्र लिखी। किसी की उम्र 56 साल थी, किसी की उम्र 58 साल थी। उन महिलाओं के नाम पर बलात्कार के आरोप लगाए जा रहे थे। आप देखिए कि सीधी सादी महिलाएं जो सर पर लकड़ी का बोझ इकट्ठा करके, लकड़ी जो अनुमति होती है कि आप सर पर लकड़ी लेके जा सकते हैं, उनको जब पकड़ा तो इस किस्म के आरोप लगाए गए। और बाद में योगीराज जी, मैं आपको बताऊं कि मैं उनके साथ दिन भर भूखा रहा। शाम को हमने खाना खाया। जब मैंने ये स्टोरी लिखी तो उनकी इच्छा के खिलाफ थी, क्योंकि मैंने उन महिलाओं से सच जानने की कोशिश की थी। मेरे खिलाफ एक डेपुटेशन आया उन्हीं सब लोगों का। अखबार के दफ्तर में कहा कि आपके इस रिपोर्टर ने नई दुनिया की पत्रकारिता को हाशिए पर ला दिया है, और ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनके पुलिस अधिकारी से संबंध थे। उन्होंने हमारे साथ मुर्गा खाया, उस पुलिस अधिकारी के साथ डिनर में शराब पी और उसके पक्ष में खबर लिख दी। और यहाँ तक कहा कि वो जो पुलिस अधिकारी था वो आपके पत्रकार के साथ कॉलेज में पढ़ता था, जबकि वो संबंधित अधिकारी उम्र में 10 साल बड़े थे मुझसे। हमने दाल रोटी सब्जी खाई थी। तो इस किस्म का जो पाखंड है वो जब मेरे साथ घटित हुआ तो फिर ये किस तरह की चीज़ों को, किस तरह के झूठ को फैलाते होंगे। जैसे एक हिडमा मारोगे घर का हिडमा पैदा होगा। आंदोलन कर रहे थे आप काहे पर? प्रदूषण पर। और बोल क्या रहे हैं आप? तो इस वजह से मुझे लगता है कि नक्सलवाद या जो आंदोलन था वो एक 70-80 साल के बाद मरने की स्थिति में आ गया। छोटी सी टिप्पणी आपकी। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यदि कोई आंदोलन है, यदि कोई विचार है और वो बहुत अच्छा है तो दिखना चाहिए ना उसका अच्छापन। ये जहाँ रहा है वही नहीं दिखा। आप बताइए, ये जो विचार हमारे यहाँ तो विचारक सबसे ज़्यादा किसी ने पैदा किए, भारत ने पैदा किए। यहाँ दूसरे किसी विचार की आवश्यकता नहीं है। विदेश से आयतित विचार को आप यहाँ थोपने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ सक्सेसफुल नहीं हुआ। और आप ये देखिए, इनमें सबसे पहले जब भारत में आया तो ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आई, माकपा, इसका एक परिष्कृत रूप। उनमें आपस में तालमेल नहीं, जिसके 2 फाड़ हो गए। फिर वो भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बना लिए। इसके बाद भी सबर नहीं तो मार्क्सवादी लेनिनवादी माले बन गए। तो ये खुद में ही आपस में इनके विचार मेल नहीं खाए, और हर स्टेट में इनका अलग संगठन अलग नाम से बना। तो यदि आपका विचार में दम होती तो वो विचार सामने आता आज तक। जी, जिस जगह आप रहे उस स्टेट की आपने 12 बजा दी। बंगाल में वर्षों तक आपने शासन किया, क्या हालत है आज बंगाल की? यही हाल उड़ीसा की है। उड़ीसा तो चूंकि एक दूसरी दिशा में आ गया तो आज ठीक ठाक दिशा में आ गया। झारखंड में क्या हो रहा? कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इनके पॉकेट्स में बने हुए हैं, वो देश विरोधी तत्व हैं, मुसलमान हैं, और भोले वाले आदिवासियों को वर्ग लाकर आंदोलन के नाम पर एक विचार पैदा करने की नाकामयाब कोशिश है, जो अब अंतिम चरणों में। कह सकते हैं कि आदिवासियों के पक्ष में तो संविधान में भी व्यवस्था है, लेकिन आदिवासियों को किस तरह से अलग किया जाए, ये साजिशें भी इस किस्म के जो संगठन होते हैं वो करते हैं। भारत में आदिवासियों को भड़का के अलग करना, और उसकी भी पूरी एक रूपरेखा है। लेकिन ठीक है, समय के रहते जो भी चीज़ें हो रही है,
हम इसी पर बात कर रहे हैं कि क्या अंतिम टिप्पणी के लिए तोमर जी आपके पास, क्या सच में खत्म हो जाएगा लाल सलाम? राघवेंद्र जी, हम तो विश्वास करते हैं और इसी बात की उम्मीद करते हैं कि ये जो हिंसक नक्सलवाद है ये समाप्त होना चाहिए और आदिवासियों की ज़िंदगी में छत्तीसगढ़ से लेके पूरे लाल गलियारे में खुशहाली आनी चाहिए। अगर इस व्यवस्था से, राज्य के इस कदम से अगर खुशहाली आती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं अंतिम, चूंकि कार्यक्रम समापन की तरफ है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये आंदोलन, इस किस्म के आंदोलन इसलिए भी खात्मे की तरफ है क्योंकि इनका देश के खिलाफ एक तरह से रवैया हो गया था और ये देश के खिलाफ जो शक्तियाँ हैं देश के भीतर और बाहर, उनसे नियंत्रित और पुष्पित और पल्लवित होने लगे थे। मैंने चर्चा के बीच में कहा था कि चाहे वो कश्मीर के आतंकवादी हो, चाहे लिट्ठे हो प्रभाकरण की हम बात करें श्रीलंका में, या खालिस्तान के आतंकवादी जो पंजाब के थे, इनका अपना आपस में नेक्सस था। और जब हमारी अर्बन नक्सलियों से बात होती थी तो वो कहते थे कि आपस में कनेक्टिविटी है और ये आज़ाद देश की बात करते हैं। आप देखिए कि बस्तर के पास का जो इलाका उसको भी आज़ाद करने की बात हो रही थी, कश्मीर को आज़ाद करने की बात हो रही थी, पंजाब को आज़ाद करने की बात हो रही थी। तो हमें लगता है कि नाम था नक्सलवाद और काम था देश को टुकड़ों में बांटने का। तो उम्मीद करते हैं कि ये लाल सलाम खत्म होकर, खासतौर से जो अर्बन नक्सली है वो भी समय को देखकर अपनी विचारधारा को भले न बदलें लेकिन अपने रवैये को बदलेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करता हूँ। नागेंद्र जी आपका बहुत साधुवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद और तोमर जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।